हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे नॉलेज पे। तो आज हमें स्टार्ट करना है आपकी 10th क्लास की हिस्ट्री का एक और चैप्टर। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये भी, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मुद्रण शब्द का मतलब क्या होता है। तो मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीन्स जो हम छापते हैं, जैसे बुक्स को छापते हैं, अखबारों को छापते हैं, हर जगह पे क्या है, प्रिंटिंग है। क्लियर। सो आज हमें उसी संस्कृति के बारे में पढ़ना है कि प्रिंटिंग, आज तो हर जगह पे हर चीज़ प्रिंट में हमें मिल जाती है। कि क्या पहले भी ऐसा ही था? प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुई, और जब प्रिंटिंग नहीं होती थी तब के ज़माने में जो बुक्स छपती थी वो कैसे छपती थी। सो उस सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक। सो मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखो, हर चीज़ आपको हर चीज़ में प्रिंट मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? आपकी बुक्स में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, मशहूर तस्वीरों में, सरकारी सूचनाओं में, कैलेंडर में, डायरी में, हर जगह हम क्या पढ़ते हैं? प्रिंटेड मटेरियल पढ़ते हैं, प्रिंटेड साहित्य पढ़ते हैं। हमें तो इसी चीज़ से मुद्रित दुनिया का अस्तित्व लगता है। हमारे हिसाब से तो प्रिंटिंग है, मतलब पहले भी थी, जब से हम हैं तब से तो प्रिंटिंग है। लेकिन सोचो, जब प्रिंटिंग नहीं थी तो क्या था? तो हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम वो सब देखेंगे कि कैसे कैसे जो मुद्रण की तकनीक है वो पूरी विश्व में फैलती है। कहाँ पे वो मुद्रण की तकनीक जो है सबसे पहले आई, कैसे वो आगे के देशों में फैली, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब ये देखो, बोला था ना कि जब मुद्रण नहीं था तो क्या था। तो वैसे एक पेंटिंग मिली है हमें कि मुद्रण की प्रिंटिंग की तकनीक के आने से पहले की एक तस्वीर है। इसमें क्या शो हो रहा है, ध्यान से देखना। पहले क्या था, एक वक्ता है जिसको पता है, वो बुक को बोलकर इस आदमी को डिक्टेट करवा रहा है, और ये क्या है, उस बुक को लिख रहा है। उसके बाद कुछ चित्रकार हैं जो उस बुक के जो आउटर, एक पेज है, इसके ऊपर बुक लिखी गई। अब इसकी जो आउटर एज है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्लावर्स की ऐसे ऐसे पेंटिंग की जाती थी पहले के ज़माने में। तो वो चित्रकार क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक स्पेशल आदमी होता है जो इसको बाइंड करता है बुक को। तो इस तरीके से पुराने के टाइम में बुक लिखी जाती थी। और ये पेंटिंग जो है ये किस टाइम की है? प्रिंट के आने से पहले की 1595 की एक पेंटिंग है। इसमें क्या शो हो रहा है, भारत का एक शाही वर्कशॉप शो हो रहा है। ठीक, जिसमें एक पार्ट को बोलकर लिखा रहा है, फिर उसके ऊपर तस्वीर बनाई जाती है। तो इस तरीके से बुक्स बनती थी। शुरुआती छपी किताबें, सोचो जो किताब सबसे पहले छपी होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले जो मुद्रण की तकनीक थी वो कहाँ आती है? चीन, जापान और कोरिया में। कोई भी नई चीज़ हो, ज़्यादातर चीज़ें जो आज के ज़माने में बहुत यूज़ होती हैं वो कहाँ बनती है? सबसे पहले वो चीन में बनी थी। चाय हर घर में यूज़ होती है, चीन में बनी। कागज़ हर घर में यूज़, घर में क्या, हर जगह यूज़ होता है, तो वो भी कहाँ बना? चीन में बना। और कागज़ के ऊपर प्रिंट करने की जो तकनीक थी, मुद्रण, सबसे पहले वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है? चीन से स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट हुई चीन में? 594 ईस्वी में। चीन में कैसे छापते थे किताबों को? स्याही लगे काठ। काठ क्या होता है? लकड़ी का एक ब्लॉक होता है। ठीक, इसके ऊपर स्याही लगा के, पहले तो इसके ऊपर कोई भी अक्षर जो है वो गढ़ते थे। ऐसे ऐसे चीन की ऐसी लैंग्वेज होती है। ठीक, तो वो अपने अक्षर इसके ऊपर गढ़ते थे, फिर इसके ऊपर स्याही लगा के इसको ठप्पा लगा देते थे किसी भी पेज के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जिस चीज़ पर भी उन्हें छापना होता था। ठीक, तो अब कागज़ जो था उस टाइम का बहुत कमज़ोर कागज़ था। देखो कितनी पहले की बात हो रही है। तो उस कागज़ के दोनों तरफ तो छपाई हो नहीं सकती थी, तो वो एक ही तरफ करते थे, और उसको बाद में उसके किनारों को मोड़कर उन्हें सिल दिया जाता था। सबसे पारंपरिक चीनी किताब कौन सी है? एक्काडियन शैली में लिखी गई। और किताबों के सुलेखन को, सुलेखन क्या होता है? किताबों को जो लोग लिखते हैं, एक लिखवाता है एक लिखता है ना, सुलेखन करना, तो उनको क्या बोलते थे हम? खुशनवीसी। अब जब ये वुडन ब्लॉक वाली प्रिंटिंग भी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? हाथों से किताब लिखते थे। तो हाथों से जो किताब लिखते हैं उन इंसानों को हम बोलते हैं खुशनवीसी। और लोगों को क्या बोलते हैं हम?
सुलेखक बोलते हैं और खुशखत बोलते हैं, जो कि हाथों से बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों को लिखते हैं, उनकी कलात्मक लिखाई करते हैं। अब एक लंबे अरसे तक कौन उत्पादन करता रहा बुक्स का? चीन करता रहा। चीन क्यों? चीन में इतनी सारी बुक्स क्यों छपती थी? क्योंकि चीन में क्या है, चीन में सिविल सेवा परीक्षा होती है। ठीक, सिविल सेवा परीक्षा में बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है, तो उन अधिकारियों की परीक्षा के लिए उन्हें चाहिए थी बुक्स, बहुत ही बड़ी तादाद में किताबें। तो वो अपनी किताबों को छापने लगा चीन। क्लियर? उसके बाद 17वीं सदी के अंत तक आते आते चीन में जो शहरी संस्कृति थी वो बहुत ही फलने फूलने लगी। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान ही नहीं रहे। अब जब शहरों में भी बुक्स आ गई, पहले तो सिर्फ बड़े बड़े लोग या अधिकारी इसे पढ़ते थे, इन बुक्स को पढ़ते थे। अब जब शहर में बुक्स छपने लगी तो रोज़मर्रा के कारोबार के लिए व्यापारी भी इन्हें पढ़ने लगे। व्यापारियों के साथ साथ और भी लोग इन्हें पढ़ने लगे। तो पढ़ना क्या बन गया? एक शगल। शगल मीन्स लोगों का शौक बन गया। अब जो नए पढ़ने वाले लोग आए, नया पाठक वर्ग आया, उसे पढ़ने पसंद थे काल्पनिक किस्से, कहानियाँ, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य, संकलन और रोमानी नाटक। और अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ने लगी। कुछ लोगों ने अपने ही खुद के स्वरचित मीन्स खुद रचना स्टार्ट कर दिया। क्या? काव्य और नाटक। अपने नाटक लिखकर वो भी छपवाए। तो पढ़ने की एक नई संस्कृति के साथ साथ आती है नई तकनीक। किसकी तकनीक? मुद्रण की तकनीक। अब 19वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, जो पश्चिमी शक्तियाँ थी, पश्चिमी मुद्रण तकनीक आ गई। मशीनी प्रेस का आयात हुआ। मशीनी प्रेस, जो प्रेस प्रिंटिंग आज हम यूज़ करते हैं, उसका आयात हुआ। लोग खरीदने लगे। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसका निर्माण हुआ? शंघाई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बना। शंघाई क्या? चीन में ही एक राज्य है शंघाई, तो वहाँ पे ये प्रिंट संस्कृति बहुत प्रचलित होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट है जापान में। पहले चीन में आई, चीन से कहाँ जाती है तकनीक? मुद्रण की तकनीक जाती है जापान में। तो जापान में तकनीक पहुंची कैसे? तो जो चीन के जो बौद्ध प्रचारक थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, वो 768 से 770 ईस्वी में आते हैं जापान में। तो जब जापान में आते हैं तो वो अपने साथ वो प्रिंटिंग की टेक्निक को भी लेके आते हैं। जापान में सबसे पुरानी किताब कब छपती है? 868 ईस्वी में छपती है, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। अब ये उसी बुक का एक पन्ना है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये डायमंड सूत्र बुक का ही एक पन्ना है। समझ तो खैर आपको नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा क्योंकि ये भाषा ही और है ना, लेकिन ये उनकी बुक है, सबसे पुरानी बुक। इसके ऊपर प्रिंटिंग की गई है। इसके ऊपर पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। काठ मीन्स लकड़ी के ऊपर जो चित्र खुदे होते हैं वो भी हैं। सो मध्यकालीन जापान में कवियों की रचनाएं छपती थी, पाठ छपते थे और किताबें बहुत ही सस्ती और सुलभ हो गई। लोगों तक इनकी पहुंच, किताबों की पहुंच बढ़ गई। क्लियर? अब जापान से जाती है ये सारी टेक्निक कहाँ पे? एदो में। अब एदो क्या है मैम? तो एदो है आज के ज़माने में जिस राज्य को हम जानते हैं टोक्यो के नाम से, है ना, जापान, टोक्यो। सो वो उसे पहले क्या बोला जाता था? एदो बोला जाता था। तो एदो में ये टेक्निक आई। अब एदो में शहरी संस्कृति का हमें बहुत पता चलता है। वहाँ पे किताबें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती थी? चाय घर के मजमू में, जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, कलाकारों में और तवाइफों को देख सकते हैं। और वहाँ पर हाथ से मुद्रित अलग अलग तरीके की बुक्स छपती थी। कौन कौन सी? महिलाओं के ऊपर, संगीत के ऊपर, हिसाब किताब के ऊपर, शिष्टाचार, रसोई के ऊपर लिखी गई बहुत सारी बुक्स हमें वहाँ से एदो से मिली हैं, टोक्यो से मिली हैं। अब यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है ये बड़ा सा, देखने में तो लग रही है ना हमें लाइब्रेरी जैसा कुछ। तो ये पता है क्या? ये है त्रिपिटिका कोरियाना। कोरियाना मीन्स कोरिया के अंदर है। सो ये 13वीं शताब्दी से ये वाली चीज़ है। इसमें क्या किया हुआ उन्होंने? वुड ब्लॉक, हमने बात की थी ना, लकड़ी के काठ के ऊपर वो अक्षरों को ऐसे उनके अक्षरों की खुदाई करके ऐसे गढ़ा जाता था। तो इसमें ऐसे ही लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर बहुत सारे बौद्ध कोरियाई ग्रंथ हैं। ठीक, बौद्ध ग्रंथों का क्या है? कोरियाई संग्रह है। लगभग कितने लकड़ी के ब्लॉक हैं इसमें? 80,000 वुड ब्लॉक्स पर इन ग्रंथों को उकेरा गया है। और इस चीज़ को, इस जगह को 2007 में
यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था। यूनेस्को एक बड़ी संस्था है जो कल्चरल चीज़ों को बचा के रखने के लिए उन्हें एक नाम दे देती है। क्लियर? जो हमारी पुराना हेरिटेज है, हमारा पुराना कल्चर है, किसी भी कंट्री में हो, चाहे ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये थी त्रिपिटिका कोरियाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये अब चीन में ज़्यादा पता नहीं चलता खैर कि कौन मेल है कौन फीमेल है, देखने में तो फीमेल लग रही है, लेकिन इसका नाम है कितागावा ओतामारो। कितागावा ओतामारो कैसा नाम है भाई? चलो अब चीन में जाएंगे तो नाम ऐसे ही मिलेंगे। तो ये क्या है? एदो की एक, या एदो के एक चित्रकार हैं। चित्रकार मीन्स पेंटर हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1753 में ये एदो में पैदा हुए। ओतामारो ने उकियो नामक इनकी रचनाएं थी। तैरती दुनिया के चित्र के नाम से ये प्रसिद्ध होती हैं। अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया, इसमें इन्होंने आम शहरी जनजीवन का चित्रण किया और इसकी बहुत सारी प्रतियां मीन्स फोटो कॉपीज, जैसे होते हैं ना बुक्स की कॉपियाँ छपना, तो इनकी बहुत सारी प्रतियां छपी, यूरोप और अमेरिका में पहुंची। बाकी जो कलाकार थे उस टाइम के चित्रकार थे, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की, इनसे प्रभावित हुए। ठीक, और जो हुनरमंद लोग थे उन्होंने इनकी पेंटिंग्स को एक वुड ब्लॉक के ऊपर छाप लिया, उसके बाद इनकी नकल छापने लगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट देखो कितनी सुंदर सी पेंटिंग है तो चीन की, लेकिन इसमें क्या दिखाया है, शुमन कुबो नाम के एक चित्रकार ने ये बनाई है। इसमें दिखाया गया है सुबह का नज़ारा। अब अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं देखते हैं भाई साहब। ये खा रहे हैं कुछ, ये शायद नहाने के लिए जा रही हैं, ये नहा के वापस आ रही हैं, ये कपड़े धो रहे हैं। तो ये सुबह के कामों में लगे हुए कुछ लोग हैं। नेक्स्ट, यूरोप में मुद्रण का आना। अब चीन में तो मुद्रण था ही, अब चीन से जापान में आया, जापान से टोक्यो में आया, अब यूरोप में कैसे पहुंचा? चीन है एशिया का पार्ट और यूरोप अलग है, तो यूरोप में कैसे पहुंचता है? पहले चीन से अलग अलग देशों में यूरोप में क्या आता था? चीन का रेशम। रेशम का भी सबसे पहले आविष्कार कहाँ होता है? चीन में ही होता है। ठीक, चीन से हम क्या लाते थे? रेशम लाते थे और मसाले। तो वो रेशम मार्ग था, एक रास्ता था चीन से आने के लिए, तो रेशम मार्ग के थ्रू वो सारी चीज़ें व्यापार होता था। 11वीं सदी में चीनी कागज भी वैसे ही यूरोप में पहुंचा था। अब कागज तो पहले ही पहुंच चुका था, अब क्या पहुंचनी है? मुद्रण की तकनीक। सो कागज ने कातिब, एक और बात, कातिब या मुंशी। कातिब कौन होते थे? जो बुक्स को लिखते हैं, राइटर मीन्स जिनका काम सिर्फ लिखना है, उनको बोल के लिखवाई जाए या उनको कोई बुक दे दी जाए उससे देख के वो लिखे, तो बुक को लिखने वाले लोगों को हम बोलते हैं कातिब या मुंशी। तो सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। वो क्या लिखते थे? पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ पुराने टाइम में लिखी जाती थी, इनको ज़्यादातर पत्तों के ऊपर जो ग्रंथ होते थे पुराने, उन चीज़ों को लिखा जाता था, तो ये पांडुलिपियाँ लिखते थे। और फिर क्या हुआ? 1295 ईस्वी में इटली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। उसे यात्रा करना अच्छा लगता था, तो वो काफ़ी साल तक खोज करने के लिए कहाँ गया था? चीन में गया था। चीन में कुछ सालों तक खोज करके वो वापस अपने देश आता है। कहाँ पे? इटली में वापस आता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि चीन में क्या थी? वुड ब्लॉक तकनीक थी, यानी कि काठ की एक तख्ती पर छाप कर एक अक्षरों को गढ़कर छापने वाली तकनीक थी। तो इसी तकनीक को वो मार्को पोलो अपने साथ लेकर लौटा और इस टेक्निक को उसने अपने लोगों को बताया। तो जो इतालवी लोग थे, इटली के रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी तख्ती की छपाई से किताबें छापी। और जल्दी ही, अब इटली यूरोप का एक देश है, तो जल्दी ही ये सारी तकनीक कहाँ फैल गई? बाकी यूरोप में भी फैल गई। और इस तकनीक ने जो मुद्रित किताबें थी उनको सस्ती बना दिया। लेकिन इन मुद्रित मीन्स छपी हुई किताबों को जो बड़े लोग थे ना, उन्हें लगता था कि ये सस्ती किताबें हैं, हम इन्हें नहीं खरीदेंगे, तो उनके लिए स्पेशल किताबें बनती थी। कुलीन वर्ग मीन्स बड़े लोग, भिक्षु। अब भिक्षु भी तो बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो भी तो बड़े लोगों में ही आ जाते, तो उनके लिए स्पेशल किताबें बनती थी। कहाँ पर किस पे छपती थी? उनके लिए वेश कीमती वेलम, बहुत ही महंगा आता है चमड़े के
चरम पत्र के ऊपर उनके लिए स्पेशल किताबों को छापा जाता था। तो वेलम क्या होता है? चमड़े का बना हुआ एक पत्र। क्लियर? सो व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी सस्ती किताबें उपलब्ध हुई। किताबों की मांग अब धीरे धीरे यूरोप में बुक्स की जो मांग है वो बढ़ने लगी। अलग अलग जगहों पर पुस्तकों को बेचने वाले मेले लगने लगे। अब लोग पढ़ने लगे। अब सिर्फ अमीर लोगों तक ही, पहले जो सुलेखक थे वो क्या लिखते थे? पांडुलिपियाँ। लेकिन अब जो पुस्तक बेचने वाले लोग हैं उन्होंने भी इन कातिबों को, इन सुलेखकों को रोजगार देना शुरू कर दिया। तो लगभग 50 कातिब उनके जहाँ काम करते थे। ये जो आप देख रहे हो, ये वाली तस्वीर, ये किसकी है? ये कोरिया की एक बुक है जिसका नाम है जिग्जी कोरिया। जिग्जी कोरिया मीन्स मूवेबल मेटल टाइप। अब जिग्जी कोरिया में क्या लिखा हुआ है? जैन। जैन क्या है? बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो हैं जैन में। और इसके अंदर भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 भिक्षुओं का भी उल्लेख है। 150 भिक्षुओं की लाइफ के बारे में इसमें लिखा गया है। क्लियर? तो ये, और इस बुक का जो पहला खंड है वो हमें मिला नहीं। जो दूसरा खंड है वो फ्रांस की एक नेशनल लाइब्रेरी में है। और इस बुक को भी 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है, क्योंकि ये भी बहुत पुरानी बुक है। 14वीं शताब्दी की बुक है ये। अब किताबें छपने लगी यूरोप में, तो उससे बुक्स की जो मांग है वो बढ़ गई, है ना। लेकिन अब वुड ब्लॉक की तकनीक भी, छापा अगर हम लकड़ी के ब्लॉक से भी उतार रहे हैं तो भी ये तकनीक इतनी जल्दी काम करने वाली नहीं थी। इसमें भी बहुत सारा खर्चा लगता था, श्रम साध्य था। ठीक, जो पांडुलिपियाँ होती थी उन्हें लाने ले जाने में भी बहुत सारी मुश्किलें आती थी। सो बुक्स की बढ़ती मांग के चलते जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो बहुत लोकप्रिय हुआ। एक तो हाथ से नकल करनी, हाथ से लिख के बुक्स की कॉपी बनानी, और एक वुड ब्लॉक। तो हाथ के मुकाबले वुड ब्लॉक क्या थी? थोड़ी सस्ती भी थी और थोड़ा तेज़ भी कम करती थी। तो इसका इस्तेमाल करके ताश के पत्तों के ऊपर और अलग अलग छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र बनाए जाते थे। जाहिर है कि किताबों को छापने की इससे भी ज़्यादा तेज़ तकनीक हमें चाहिए थी, है ना, उसकी ज़रूरत थी। और ऐसा कब संभव था? ऐसा तभी संभव था अगर कोई आविष्कार हो, एक नई खोज हो, तभी संभव था। और ये नई खोज होती है, कब होती है नई खोज? 1430 के दशक में होती है, जो स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने किया। स्ट्रेसबर्ग कहाँ है? स्ट्रेसबर्ग जर्मनी के अंदर एक जगह है, वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति थे योहान गुटेनबर्ग। उन्होंने इसका आविष्कार किया। किसका? प्रिंटिंग की नई टेक्निक का, मुद्रण की नई तकनीक का आविष्कार। अब गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो थे उनके पिता एक व्यापारी थे। वो खेती में बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब खेती में काम करने के लिए उनकी खुद की क्या थी? तेल पेरने वाली मशीनें थी। अब बचपन से ही गुटेनबर्ग क्या देखता आया था? तेल और जैतून को पेरने वाली मशीनें। अब उन मशीनों में क्या होता है? जैसे जो बीज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा के फिर ही उनसे तेल निकाला जाता, तो ऐसे प्रेस थी वहाँ पे। तो उस प्रेस को वो देखता आया था और बाद में उसने पत्थरों पर पॉलिश करने का काम सीखा, फिर सुनारी का काम सीखा और फिर शीशे को अपनी मनचाही आकृतियों में बदलने का काम सीखा। उसने कितनी सारी स्किल सीखी देखो। तो बहुत ही होनहार व्यक्ति था ये। और उसके बाद अपने इसी ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। तो उसने जैतून प्रेस मीन्स वो तेल पेरने वाली जो मशीन होती है उसी को अपनी प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या फिर आदर्श बनाया। और सांचे के ऊपर एक सांचा लिया लोहे का, उसके ऊपर धातु से अलग अलग अक्षरों को इसने गढ़ना स्टार्ट किया। ठीक, और 1448 तक आते आते उसने अपना ये यंत्र बना भी लिया। और उसके बाद उसने जो पहली किताब छापी उसका क्या नाम था? उसका नाम था बाइबल। बाइबल क्या है? ग्रंथ है ईसाइयों का, है ना। तो उसने बाइबल छापी। अब उसने बाइबल की कितनी प्रतियां छापी? 180 प्रतियां छापी। और इसे बनाने में उसे कितने साल लग गए? 3 साल लगे। और 3 सालों में 180 कॉपियां बाइबल की बनाना उस टाइम के हिसाब से बहुत ही तेज था। तो ये नई तकनीक जो हाथ से किताबें छापते थे उनकी पहले तो जगह नहीं ले पाई। अब शुरू शुरू में जो किताबें थी वो साज सज्जा में, देखने में
हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियों के जैसी ही लगती थी। धातु के अक्षर भी बहुत सजावटी होते थे। और हाशिया, हाशिया क्या होता है? इस पेज का कवर, इसके ऊपर फूलों से चित्रकारी की जाती थी। ये है गुटेनबर्ग की तस्वीर जिसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस बनाई। तो अब क्या होने लगा, जो अमीर लोग थे उनके लिए जो किताबें बनती थी ऐसे इस प्रिंटिंग प्रेस से छपती थी, तो उनके लिए यहाँ पे बुक लिख दी और साइड में जगह खाली छोड़ दी जाती थी कि जो अपनी पसंद से उनके ऊपर जो भी बेल बूटे जो उनको करवाना हो चित्रकारों से वो करवा सकती हैं। क्लियर? उसके बाद 100 सालों के दरमियान 1448 में मीन्स 1450 में ये प्रिंटिंग प्रेस बनती है और 1450 से 1550 तक ये यूरोप के ज़्यादातर देशों में ये छापे खाने खुल गए। जो जर्मनी में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ, तो जर्मनी के प्रिंटर अलग अलग देशों में जाकर छापे खाने खुलवाया करते थे उस टाइम पे। तो छपाई में वृद्धि हुई। उसके साथ ही 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप में कितनी किताबें छपी? 2 करोड़ मुद्रित मीन्स प्रिंटेड किताबें छपती हैं। और 16वीं सदी में यह संख्या कितनी हो गई? 20 करोड़ हो गई। तो अब हाथ की छपाई की जगह किसने ले ली? यांत्रिक मुद्रण ने या फिर मशीनी मुद्रण ने ले ली। तो इसके साथ आती है क्रांति, मुद्रण क्रांति। ओ ये देखो, ये तस्वीर, ये वही प्रिंटिंग प्रेस है जो किसने बनाई थी? गुटेनबर्ग ने बनाई थी। ये इसका फ्रेम, ये स्क्रू है, ये हैंडल है, हैंडल से पकड़ के इसको ये व्यक्ति ऐसे खींच रहा है। उसके बाद ये है प्लेटन, देखो कितना हैवी है। इस प्लेटन के नीचे वाली सरफेस पे क्या थे? अक्षरों की खुदाई की हुई थी। तो ये पेपर रखा हुआ है, इस पेपर के ऊपर इस प्लेटन को ऐसे रख दिया जाता है, तो इससे इसके ऊपर जो छपे हुए अक्षर हैं वो इसके ऊपर लग जाते हैं। पहले इसके ऊपर स्याही लगाई जाती है, फिर इसको रख दिया जाता है, तो वो अक्षर इसके ऊपर पेज के ऊपर छप जाते हैं। क्लियर? तो यह है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। इसके ऊपर गुटेनबर्ग ने जो प्लेटन था, मैंने आपको दिखाया ना, जो जिसको पेपर के ऊपर रख के वो छप जाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कितने अक्षर लिखे थे? 26 अक्षर लिखे थे। 26 अक्षर थे और ये मूवेबल था, मीन्स अक्षरों को इधर उधर मूव करके इनसे नए अक्षर बनाए जा सकते थे। तो 300 सालों तक यही छपाई की तकनीक आगे चलती है और इसमें 1 घंटे में 250 पन्ने हम छाप सकते थे, एक साइड वाले। अब प्लेटन क्या होता है? वही वाला प्लेटन जो मैंने दिखाया था जिसको पेज के ऊपर ठप्पा लगाया जाता है। तो वो लेटर प्रेस छपाई में प्लेटन का एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के ऊपर दबाकर छाप ली जाती है। यह काठ का बना होता था पहले और बाद में इसे इस्पात का, इनकी मेटल धातु का बनाया जाने लगा। ओह, हम बात कर रहे थे ना कि सोचो पहली प्रिंटेड किताब कैसे होगी, और हमने ये भी पढ़ा है कि गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आविष्कार किया, तो उसने सबसे पहली किताब छापी थी बाइबल। तो वही उसी पहली किताब का ये पन्ना है, उस बाइबल का एक पन्ना है। देखो कितनी सुंदर प्रिंटिंग की है उसने, फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग की और वो भी इतनी सुंदर। और बाइबल को छापते टाइम जो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वो खाली छोड़ देते थे। तो यहाँ पे लोग अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता वो वैसा वैसा पेंटिंग करवा लेता था अलग अलग चित्रकारों से। ये हाथ से की जाती थी इतनी चीज़, और ये मशीन वाली प्रिंटिंग है ये वाली। तो कितनी सुंदर है ये, देखो बेल बूटे कितने अच्छे बनाए हुए हैं ना। तो ये वर्कशॉप है पेंटिंग वाली, यहाँ पे कुछ छपा छपाई चल रही है, यहाँ पे कुछ चित्रकार अपना काम कर रहे हैं, है ना। ये बुक्स छाप रहे हैं गुटेनबर्ग की, वो प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करके ये चित्रकारी हो रही है यहाँ पे बुक्स को फाइनल रूप दिया जा रहा है। ये कुछ पन्ने पड़े हैं, कुछ प्रिंटेड पड़े हैं, कुछ खाली पड़े हैं, तो इन प्रिंटेड को बाइंड करके इनकी बुक बनाई जाएगी बाद में। तो ये एक वर्कशॉप है बुक्स छापने वाली। ओके, तो कंपोजिटर कौन होते हैं? छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करते हैं, और गैली धातु का एक फ्रेम होता है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। अब है मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति का क्या असर हुआ? छापे खाने का आविष्कार तकनीकी दृष्टि से ही एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि पुस्तकों के उत्पादन के इस नए तरीके ने लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। कैसे बदली? उनमें और ज्ञान, संस्था, सत्ता से उनका रिश्ता बना।
नया पाठक वर्ग। अब जैसे जैसे इतनी सारी पुस्तकें किताबें छपी तो नया पढ़ने वाले पाठक वर्ग पैदा हुआ। तो इन छपी हुई किस्मों की अब बुक्स की जो कीमत थी इनकी, तो वो कीमत गिरी। कीमत के गिरने से जो हर तरह के लोग थे, गरीब थे, श्रम, तो वो भी इनको खरीदने लगे। अब किताबों की पहुंच तो लोगों तक चली गई, लेकिन इन प्रिंटेड किताबों के आने से पहले जो लोग थे उनमें वो किताबों को कैसे पढ़ते हैं, संस्कृति उनमें कैसे जाती थी, तो मौखिक, वो एक दूसरे को बोलकर गीत कथाएं किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। ज्ञान का लेन देन पहले कैसा था, मौखिक लेन देन था। तो वो बोलकर ही एक समूहों को आयोजन करते, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते, उनको बोलकर सुनाया जाता। तो उस टाइम तक लोग खामोशी से पढ़ने की आदी नहीं थे कि हाँ चुपचाप बैठकर कोई अपनी बुक्स पढ़ रहा है, ये ऐसा टाइम नहीं था, उनकी बुक्स होती नहीं थी। लोग सिर्फ किस्से कहानियों के माध्यम से ही जो ज्ञान है वो बांटते थे। तो अब अगर बुक्स छपने लगी हैं तो अब उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी कि जो लोग इतने साक्षर ही नहीं है, उस टाइम के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो कि हर कोई बुक को पढ़ सके। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनमें दिलचस्पी जगाने के लिए लोगों ने क्या किया, जो बुक्स छापते थे उन्होंने लोक कथाएं छापनी शुरू की। ऐसी किताबें उन्होंने पूरी सज्जा धज्जा करके उनको अच्छे से इसमें चित्र लगा के उनको छापना शुरू किया। फिर इन किताबों को सामूहिक जो ग्रामीण सभाएं होती थी, शहरों में शराब घर, जैसे आज रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वैसे वहाँ पे उस टाइम पे शराब घर थे जहाँ लोग शराब पीने के लिए, बातें करने के लिए इकट्ठा होते। तो वहाँ पे इन किताबों को सुनाया जाने लगा। तो इसमें मौखिक संस्कृति और मुद्रित संस्कृति दोनों ही मिक्स हो गई, दोनों ही आपस में मिल गई। तो श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। श्रोता मीन्स सुनने वाले और पाठक मीन्स पढ़ने वाले। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब प्रिंट से डर क्यों लगेगा लोगों को, वो भी लगेगा साहेब। अब देखो हमने पढ़ा है ना कि जो अंग्रेज़ों की सरकार थी वो कितने सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर देती थी, उन पर प्रतिबंध लगा देती थी। आज भी हम बात करते हैं कि जो मीडिया है वो लोगों को गलत न्यूज़ देकर उनके पथ से भटका रही है ना। तो वैसा ही डर उस टाइम पे भी जागा। वो कैसे, ये साइड में तो आपको एक पेंटिंग दी हुई है, इसमें दिखाया है कि एक जो देवी है वो स्वर्ग से प्रिंटिंग मशीन को लेके आ रही हैं। यहाँ पे विद्या की देवी हैं, यहाँ पे विवेक की देवी हैं, और नीचे कुछ औरतें हैं जिनके हाथों में क्या है, पेंटिंग्स हैं। किसकी पेंटिंग है, अलग अलग पेंट, वो उस टाइम पे जो जिन्होंने मुद्रण संस्कृति में एक नया बदलाव लेके आए, उन महान लोगों की पेंटिंग्स हैं, तस्वीरें हैं उनके हाथ में। तो अब धार्मिक विवाद कैसे हुए, लोगों में क्या डर था। अब स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत जो लोग थे, अब उस टाइम पे जैसी भी सत्ता थी, जिसको जो अच्छा नहीं लगता था वो छाप सकता था बुक में, और उन छापी हुई बुक को वो लोगों तक पहुंचा सकता था। तो जाहिर है कि इस बात का उनके क्षेत्रों में बहुत ही गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने भी इसका स्वागत किया उनके मन में कोई ना कोई डर ज़रूर था। उन्हें ये आशंका थी कि ना जाने इसका लोगों के जहन पर कैसा असर होगा, और भय था कि अगर छपे हुए या पढ़े हुए जो सामग्री है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं किया गया तो अधार्मिक विचार लोगों में पैदा हो जाएंगे, तो हमारा मूल्यवान जो साहित्य है वो नष्ट हो जाएगा। धर्म गुरुओं और सम्राटों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी। ठीक, तो क्या चिंता थी वो हम अभी देखेंगे। अब एक धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। उस टाइम पे सबसे फेमस था कैथोलिक चर्च। चर्च क्या होता है, ईसाइयों का, जैसे हमारे मंदिर और गुरुद्वारे होते तो ईसाइयों के लिए चर्च होती है उनके धर्म के अनुसार। उस टाइम पे कैथोलिक चर्च बहुत ही फेमस थी। अब इतनी फेमस होने के साथ साथ तो उसकी कुछ कुरीतियाँ भी थी, कुछ वो गलत काम करने लगे थे, लोगों का शोषण करने लगे थे। तो उसी में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन। तो उसके एक सुधारक थे मार्टिन लूथर। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना ये करते थे, और इन्होंने इनकी आलोचना करने के लिए अपनी 95 जो संस्थापनाएं थी वो लिखी, और इसकी एक प्रति को छापकर उसने गिरजाघर मीन्स की उस चर्च के दरवाजे पर टांग दिया। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी,
और जल्द ही जो लूथर की लिखी हुई चीज़ें थी वो बहुत सारे लोगों तक पढ़ी और छापी जाने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में इसकी 5,000 कॉपियाँ बिक गई और उसका दूसरा संस्करण भी निकाला गया। तो लूथर का कहना था कि जो मुद्रण है वो ईश्वर की बहुत ही महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों ने इनका ख्याल है कि छपाई ने एक नया बौद्धिक माहौल लोगों में पैदा किया और जिससे धर्म सुधार के जो आंदोलन है उनमें मदद मिली, ठीक, उनमें हेल्प मिली। सो ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में चलाया गया था। मुद्रण और प्रतिरोध। अब छपे हुए साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोगों ने अलग अलग अब उस टाइम पे हमने बात की थी कि क्या था, लोग कम साक्षर थे, कम पढ़े लिखे थे, तो जो भी छपता लोग उसका अपना अपना मतलब निकाल लेते थे, अपना अपना मीनिंग निकाल लेते थे। तो इस पैराग्राफ में 2 नए शब्द आएंगे, पहले ही समझ लो उनका मीनिंग। इंक्विजिशन। इंक्विजिशन शब्द का मतलब होता है धर्म अदालत, कि उस टाइम पे जो चर्च थी वो ही सबसे बड़ी मानी जाती थी। तो उस चर्च का विरोध करने वाले, धर्म का विरोध करने वाले लोगों को सज़ा देने के लिए उन्होंने अपना इंक्विजिशन बना रखा था। तो जो विधर्मी लोग थे, जो धर्म को नहीं मानते थे, धर्म की अवज्ञा करते थे, तो उनको विधर्मी कहते थे। उनकी शिनाख्त के लिए, उनको सज़ा देने के लिए इनकी एक संस्था थी जिसका नाम था इंक्विजिशन। और धर्म विरोधी वो इंसान जो चर्च की मान्यताओं को ना माने, उनसे असहमत हों, वो क्या थे, धर्म विरोधी लोग होते थे। अब किसान मेनक्यो ने अपने इलाके में उपलब्ध, उस टाइम पे एक किसान था मेनक्यो, उसने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। उसने बाइबल के अपने ही अर्थ लगाने शुरू कर दिए भाई साहब ने। तो उसने ईश्वर और सृष्टि के ऐसे ऐसे विचार बताए जिससे जो चर्च था उसको गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है भाई, ये बाइबल के अपने ही तरीके से अर्थ कैसे निकाल सकता है। सो ऐसे ही धर्म विरोधी लोगों को, उनके विचारों को दबाने के लिए चर्च ने इंक्विजिशन बनाया, एक संस्था बनाई। इसमें मेनक्यो को 2 बार उन्होंने पकड़ा और आखिरकार उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। तो धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जाने वाले जो सवाल थे उससे चर्च बहुत ही परेशान हो गया था। तो इस डर से उसने पुस्तक विक्रेताओं को, पुस्तकें बेचने वालों पर काफ़ी पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की वो सूची भी अपने पास रखने लगे। अभी एक पेंटिंग दिखाई जा रही है, इसमें क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है और ये आपको कंकाल दिखाए गए हैं कि कंकाल अपनी मर्जी से किताबें छपवा रहे हैं, लोगों में डर पैदा करना, बुक्स छापने वालों में डर पैदा करने के लिए ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई गई। तो यही था किताबों का डर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, और अगर समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे ज़रूर शेयर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।